नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। विरोध प्रदर्शनों के बीच जल्लीकट्टू पर अध्यादेश की तैयारी। तमिलनाडु सरकार ने गृह मंत्रालय को सौंपा मसौदा। पशु क्रूरता कानून में संशोधन का प्रस्ताव। समाजवादी पार्टी ने जारी की 209 उम्मीदवारों की सूची। आजम खान, शिवपाल यादव को मिली जगह। गठबंधन पर कांग्रेस से मंथन जारी। विश्वविद्यालयों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा, शांतिपूर्ण विरोध को दबाना अलोकतांत्रिक। रोजगार सृजन के लिए नई नीति पर जोर। उर्जित पटेल ने माना, नोटबंदी से जीडीपी पर पड़ेगा अल्पकालिक असर। लोक लेखा समिति से कहा, काले धन पर आयकर विभाग की नजर। डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण आज। नीतियों पर टिकी दुनिया भर की निगाहें। रूस का अमेरिका के साथ रचनात्मक बातचीत पर जोर। और आइए देखते हैं पहली खबर। जल्लीकट्टू का आयोजन कराने के लिए तमिलनाडु सरकार ने अध्यादेश का मसौदा गृह मंत्रालय को आज भेज दिया है। केंद्र सरकार ने इस पर विचार कर जल्द मंजूरी देने की बात कही। वहीं AIADMK के सांसदों ने भी गृह मंत्री से मुलाकात की। तो केंद्र सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट एक हफ्ते तक फिलहाल कोई अंतरिम आदेश नहीं देगा। केंद्र के सहयोग से तमिलनाडु सरकार जल्लीकट्टू को लेकर अध्यादेश लाने की तैयारी में है। राज्य सरकार ने गृह मंत्रालय को अध्यादेश का मसौदा मंजूरी के लिए भेजा है। इसमें पशुओं पर क्रूरता रोकथाम से जुड़े कानून में संशोधन का भी प्रस्ताव है। तमिलनाडु सरकार ने एक प्रस्ताव बना करके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भेजा है। वहां से वो विषय अभी हमारे पास आ रहा है। हम उसके ऊपर पूरा विचार करेंगे। जल्लीकट्टू पर रोक हटाने की मांग को लेकर शुक्रवार को AIADMK के सांसदों और बीजेपी के तमिलनाडु प्रतिनिधियों ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। केंद्र सरकार ने भरोसा दिलाया है कि जल्लीकट्टू को जारी रखने से जुड़े अध्यादेश पर जल्द ही समाधान निकल आएगा। That file can be processed quickly, that can be sent to see that enabling state government bring that ordinance to see that Jallikattu be performed quickly. इस बीच अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने जल्लीकट्टू के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस मामले में लोगों की सांस्कृतिक भावनाओं को देखा जाए। साथ ही केंद्र और तमिलनाडु सरकार इसके समाधान के लिए विचार विमर्श कर रहे हैं। कोर्ट ने जल्लीकट्टू पर एक हफ्ते तक फैसला न सुनाने की केंद्र की अपील को मंजूर कर लिया है। The central government and the state government are talking to each other and they are mulling over several options. They will try and find out a way so that cultural rights can be saved also. The Prevention of Cruelty Act. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पन्नीर सेल्वम ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जल्लीकट्टू के मुद्दे पर बैठक की थी। मुलाकात में प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार के कदम का समर्थन करने का भरोसा दिया था। सरकार ने पिछले साल जल्लीकट्टू को जारी रखने से संबंधित अधिसूचना जारी की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इससे पहले 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू खेल पर रोक लगा दी थी। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू के समर्थन में प्रदर्शन जारी हैं। DMK नेताओं ने रेल रोकने की कोशिश की, जिन्हें हिरासत में लिया गया। और इस बीच मुख्यमंत्री O पनीरसेल्वम ने कहा कि जल्लीकट्टू आयोजन को लेकर 1-2 दिन में समाधान निकल आएगा। उधर तमिलनाडु में आज कई संगठनों ने राज्य में बंद रखा। जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ तमिलनाडु में आंदोलन और तेज हो गया है। दक्षिण भारतीय कलाकारों का संगठन नादिगढ़ संगम भी जल्लीकट्टू के समर्थन में सड़कों पर आ गया है। It's a moment where we all have to come united together to support this cause, and all we are asking is for the Supreme Court to show sensitivity in this issue. This is a culture more than 5,000 plus years old. चेन्नई में DMK कार्यकर्ताओं ने पुलिस के बैरिकेड तोड़कर ट्रेन रोकने की कोशिश की। इसके बाद DMK के कार्यकारी अध्यक्ष MK स्टालिन समेत DMK के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। DMK ने राज्य सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। வரக்கூடிய எந்த ஆண்டாக இருந்தாலும் பொங்கல் விழா வருகிற போதெல்லாம் எந்தவித நிலையிலும் தடைபட முடியாத நிலையில் இந்த ஜல்லிக்கட்டு
நடைபெற வேண்டும். तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम ने जल्लीकट्टू के आयोजन को लेकर जल्द फैसले की बात कही है. நாளை இந்திய குடியரசுத் தலைவர் அவர்கள் ஒப்புதல் பெற்று நம்முடைய மாநிலத்துடைய ஆளுநருடைய மூலமாக உரிய சட்ட திருத்தம் அவசர சட்டம் பிறப்பிக்கப்படும் என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். दिल्ली के जंतर मंतर में भी जल्लीकट्टू के समर्थन में प्रदर्शन जारी है. देश के दूसरे हिस्सों में भी तमिल लोग जल्लीकट्टू से प्रतिबंध हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. वहीं श्रीलंका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया समेत दूसरे देशों में भी जल्लीकट्टू के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं. ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी. और इस पूरे घटनाक्रम पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एस श्रीनिवासन साहब हैं. स्वागत है सर आपका. सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूँगा कि अचानक जैसे जैसे इस पर प्रतिबंध को लेकर बातें शुरू हुई, हर रोज मैं देख रहा हूँ प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है. पहले कुछ इलाके तक सीमित था, तमिलनाडु के तमाम जिले इसमें शामिल हो गए हैं. असल में क्यों बढ़ रहा है इतना साहब? ये अचानक नहीं हुआ है. ये प्रॉब्लम पिछले 7-8 साल से चल रहा है. जल्लीकट्टू वहाँ के लोगों के भावनाओं से जुड़ी हुई एक चीज़ है, वहाँ की संस्कृति में है. पोंगल जैसी होता है, संक्रांत के महीने में, संक्रांत के तुरंत अगले दिन बैलों की पूजा की जाती है और बैलों को खुला छोड़ दिया जाता है और वहाँ के जो युवक हैं गांव के उनको पकड़ते हैं. ये वहाँ का एक पारंपरिक खेल है और ये वहाँ कई अरसों से चला आ रहा है. और अब कुछ एनिमल लवर्स ने कहा है कि उनके क्रूएल्टी हो रही है, इसको रोका जाना चाहिए. उस पर कुछ विवाद हुआ. 2014 में कुछ सरकार ने ये भी किया था कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस हों और कलेक्टर, वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर हैं, वो ये तय करते थे कि भाई उनके आँख में कुछ मिर्ची विर्ची न डाला जाए, उनके साथ किसी तरह का ऐसा कोई अमानवीय व्यवहार ना हो बैल के साथ. ये सब किया गया. मगर अब ये बात यहाँ तक पहुँच गई कि उसको बैन करना पड़े और वो खेल हो ही ना. मगर वहाँ के लोग ये सोच रहे थे कि शायद पिछले साल ही हो जाए. नहीं हुआ. 1 साल और बीत गया. हर साल उनको बताया जा रहा था पोंगल के आसपास कि जल्लीकट्टू के ऊपर जो प्रतिबंध है उठ जाएगा. मगर इस बार जब उनको लगा ये होगा नहीं और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट को इस रिजर्व करके रखा इस पे और कहा है कि हम बाद में देंगे, तो उसके बाद वहाँ की नाराज़गी बढ़ गई. इस कारण ये एकदम ऐसा लग रहा है कि फूट के आ गया. मगर मुझे लगता है जल्लीकट्टू सिर्फ एक कारक ही है. इसके बहुत सारे और कारण हैं. कारण ये है कि इस बार वहाँ पर जो फसल है पूरे तमिलनाडु में वो ठीक नहीं हुई, क्योंकि पानी कावेरी वाला जो मसला है उस कारण पानी नहीं मिला है. करीब 17 किसानों ने आत्महत्या कर ली है. 100 से ज़्यादा किसान कई कारणों से मर गए इस दौरान. वहाँ पर बड़ा आक्रोश है. एक तरह का आप कह सकते हैं रूरल डिस्ट्रेस भी है. और दूसरा, वहाँ के लोगों को ये लगने लगा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कावेरी पानी को छोड़ा जाना चाहिए और कर्नाटका की सरकार पानी रिलीज नहीं कर रही है, उस पर तो कुछ हुआ नहीं है. अब आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बात मानी चाहिए, मगर मैं एक बैल अपने यहाँ बांधता हूँ, उस पर कुछ उससे खेलता हूँ, इस पर आपको क्या इतनी बड़ी आपत्ति है? तो एक भावना वाला इनको एक ऐसा लग रहा है कि शायद जहाँ पर आम जन है, उनकी ज़िंदगी जुड़ी हुई है, पानी का मसला है, वहाँ पर तो कोर्ट और सरकारें कुछ नहीं कर पा रही, उस आदेश को लागू नहीं करा पा रही हैं. और जो कि एक पारंपरिक उनका खेल है, जो एक मैं कहूँ संस्कृत के साथ जुड़ी हुई है, उसको बंद करने को लेकर सरकार से लेकर कोर्ट तक तुरंत आदेश पारित कर देते हैं. इससे कहीं ना कहीं एक मैं कहूँ कि अविश्वास उनको बढ़ रहा है. शायद ये वजह है. हाँ, एक अविश्वास बढ़ रहा है. दूसरा, इस तरह से लगने लगा उनको कि शायद हमारे साथ भेदभाव हो रहा है. और ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी तुरंत हुआ है, ये कई सालों से चला आ रहा हुआ चीज़ है, 5-6 साल से. आप ये देखिए 2009 में जब श्रीलंका में तमिल मारे गए, हालांकि वो दूसरा देश है, मगर तमिलों की भावना श्रीलंकाई तमिलों से यहाँ के तमिलों की भावना जुड़ी हुई है. बिल्कुल. वो बहुत बड़ा अमानवीय वहाँ पर कृत हुआ. लाखों हजारों लोग मारे गए. जब वो बात उठाई गई तब भी सरकार कुछ नहीं कर पाई. तब की कांग्रेस सरकार के ऊपर उन लोगों ने काफ़ी वो लगाया कि भाई क्यों नहीं किया कुछ, आपने इंटरवीन क्यों नहीं किया, आपने इस मास मर्डर को रोकने की क्यों कोशिश नहीं की. दूसरा, मछुआरों को लेके जब देखो कोई मछुआरा इधर उधर पकड़ा जाता है, उसको लेके नाराजगी रहती है. कावेरी के ऊपर रहता है. तो कई सारे ऐसे मुद्दे जुड़कर जल्लीकट्टू एक सिंबल बन गया है और इस पे लोगों का गुस्सा जो है फूट पड़ा है. और एक अपार जन समर्थन मैं कहूँ इसके साथ जुड़ गया है जी. बड़े फिल्म स्टार्स, वही पॉलिटिकल पार्टियाँ, सब कुछ. जी. दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया का इसमें बड़ा रोल है
और इस बात ये बहुत ही अलग तरीके का एक एजिटेशन है। इसमें आप देखेंगे कोई भी राजनीतिक पार्टी उसमें नहीं लीड नहीं कर रही है। ये सिर्फ स्टूडेंट्स और आम जनता सड़कों पर उतर के आई है और सोशल मीडिया के कारण ये मोबिलाइज हुई है। वो इसलिए हुई है कि वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं उनके ऊपर भी उन लोगों को एक तरह का एक गुस्सा है कि आप हर बार कहते रहते हैं कि हमको पानी मिलेगा, फेथ नहीं रहा, मतलब फेथ नहीं रहा। आप कहते हैं कि हमारी बातचीत चल रही है, आप कह रहे हैं कि हम जो है जल्लीकट्टू आपके लिए इस बार ज़रूर करा देंगे, आप कहते हैं कि तमिलों के साथ जो हो रहा है, मध्य जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो यहाँ की सरकार है, वो श्रीलंका से बड़े अच्छे से उसको उनकी पैरवी करेगी। ये सब बातें जब उनको लगता है नहीं हो रहा तो गुस्सा जो है वो उसका अब ये कह सकते हैं वो बांध फूट पड़ा है। एक आखिरी सवाल सर, ऐसे में केंद्र सरकार के साथ पन्नीरसेल्वम ने बातचीत की और एक भरोसा मिला है कि जल्द ही एक जो अध्यादेश का ड्राफ्ट जो उन्होंने भेजा है उस पर काम होगा। रास्ता असल में जिस रास्ते पर केंद्र सरकार बढ़ रही है, तो आपको लगता है कि वो जन भावनाओं के हिसाब से इस वक्त आगे देखेगी? क्योंकि कोर्ट का फैसला आने में फिलहाल एक वीक जो कहा, उनका कि अंतरिम आदेश फिलहाल वो नहीं दे सकते हैं। जी, उन्होंने एक हफ्ते का एक हफ्ते की मोहलत आज रोहतगी जी ने मांगी है। देखिए, यही वहाँ के लोगों का कहना है। इसके बाद के जो रिएक्शन है, देखिए जब हम सड़कों पर उतर आए तुरंत इसका सोल्यूशन आप जो है आप घंटों में निकाल सकते हैं, जबकि हम सालों से आपसे पैरवी करते आ रहे हैं कि इसके ऊपर कुछ करिए। ये जो है जल्लीकट्टू जो है ये स्पेन का बुलफाइट जैसा नहीं है। हम उन बैलों को अपने बच्चों जैसा मानते हैं, उनको पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं और उनकी पैरवी करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी आरती करते हैं। ये हमारे संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ है और ये हम कई बार कहते आ रहे हैं। इस पर तो किसी ने सुना नहीं, मगर जब हम सड़कों पर उतर आए तो तुरंत 24 घंटे में अब इसका एक सोल्यूशन निकाला जा रहा है, सुनवाई हो रही है। तो ये यही उनका एक वो है बड़े दिनों से कि हमारी जो आवाज़ जो है वो, हालांकि 50 MPs हैं अभी AIADM के अकेले पार्टी के, उसके बावजूद उनको ये लगता है। देखिए, मुझे लगता है कुछ और कारण भी। एक तो वहाँ की जो सबसे बड़े जो नेता हैं, एक तो जयललिता, उनका निधन हो गया, और करुणानिधि जी बहुत बीमार हैं। तो वहाँ पर एक तरीके से अब सत्ता दूसरे लोगों के हाथ में आई, जनरेशन के हाथ में, सेकंड जनरेशन के हाथ में आई। कहीं ना कहीं शायद उनके मन में ये भी है कि क्या हमारी आवाज़ केंद्र तक ये लोग क्या ले जा पाएंगे, क्या पहुँच पा रहा है कि नहीं पहुँच रहा, वो भी एक चीज़ है, वो भी एक कारण है। तो ये सब कारण एक साथ जुड़कर एक बहुत बड़ा एक सैलाब। देखना अहम होगा कि केंद्र सरकार किस तरीके से कदम उठाती है। जो श्रीनिवासन साहब कह रहे हैं कि हर बार जो जनता को लगता है कि उन्हें यकीन दिलाया जाता है, भरोसा दिलाया जाता है, लेकिन हर बार वो टूटता है, वो इस बार कायम होगा या नहीं। बहुत शुक्रिया सर इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। और ये थी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर है। घटम प्राचीन दक्षिण भारतीय ताल वाद्य जब बजता है तो सृष्टि के 5 तत्वों धरा, जल, वायु, अग्नि और आकाश के स्वर को इसकी धुन में किया जा सकता है महसूस। घटम पर उंगलियों और हथेली के थाप से उत्पन्न हुई स्वर तरंग पैदा करती है अद्भुत ताल। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर सस्पेंस बना हुआ है। समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार को पहले 3 चरण की 191 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। हालांकि खबरें हैं कि इनमें से 88 पर उम्मीदवारों के सिंबल रोक लिए गए हैं। समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार को 200 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। पार्टी सूची में शिवपाल यादव, आजम खान, बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे राकेश वर्मा और नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल का नाम शामिल है। हालांकि इसमें मुलायम के सुझाए कई नाम गायब हैं। हम लोग चाहते थे कांग्रेस को 54 सीट दे देंगे और 20-25 सीट इधर उधर करके डायलॉग से कांग्रेस को हम लोग एडजस्टमेंट करा देंगे। अभी तो कांग्रेस का पास से कोई पॉजिटिव रिस्पांस अभी तक नहीं आया। हालांकि जिन सीटों पर टिकट दिया गया है उनमें कई पर कांग्रेस और आरएलडी के सिटिंग विधायक हैं। शुक्रवार को कांग्रेस नेता प्रदीप माथुर, आरएलडी में शामिल हुए गुड्डू पंडित, अशफाक खान समेत कई उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल कर दिए। हालांकि इस दौरान गठबंधन बचाने की कोशिशें भी जारी रहीं। गठबंधन के लिए कोई अभी किसी भी तरह का कोई अवरोध तो नहीं आया।
अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसकी जानकारी मुझे नहीं। मैं ये मानता हूं कि गठबंधन हो कार्यकर्ताओं के सम्मान पर। कुछ कांग्रेस का अड़ियल रवैया था जिस बारे कहीं ना कहीं ये रुकी वार्ता, लेकिन अभी भी जो वार्ता हो रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हो रही है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी जो निर्णय लेंगे वो अंतिम निर्णय होगा। दरअसल गठबंधन में आरएलडी को लेकर सबसे ज्यादा विवाद है। आरएलडी 35 से 40 सीटों की मांग कर रही है। समाजवादी पार्टी आरएलडी को गठबंधन में शामिल करने पर राजी नहीं है और कांग्रेस अपने कोटे से आरएलडी को इतनी सीट देना नहीं चाहती। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर पल पल राजनीति बदल रही है और दोनों ही दल अपने अपने बयानों के जरिए एक दूसरे को परखने और दबाव में लाने की कोशिश में दिख रहे हैं। लेकिन दिलचस्प ये है कि अभी तक किसी ने इस बात को खारिज नहीं किया है कि गठबंधन होगा या नहीं। लखनऊ में कैमरामैन सरोज कुमार दास के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। चंडीगढ़ में मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर अकाली सरकार और बादल परिवार की आलोचना की। सिद्धू ने राज्य की बदहाली के लिए अकाली दल को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने बादल परिवार को जनता के सामने बेनकाब करने की बात कही। मैं अज उजागर करने वाला बादलों की लुट घसुट की नीति ते उन्हां दी नीयत कि किस तरह पंजाब दा पेट पाड़ के अपने घर भरे गए ने। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शांतिपूर्ण विरोध को दबाने को अलोकतांत्रिक करार दिया है। कोलकाता के प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय में एक समारोह को संबोधित करते हुए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के लिए नई नीति बनाने की बात कही। विश्वविद्यालयों में आजाद सोच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में है। कोलकाता में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ये बातें कही। इस मौके पर उन्होंने हैदराबाद और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हाल की अशांति का जिक्र किया। शांतिपूर्ण विरोध को दबाने को उन्होंने अलोकतांत्रिक करार दिया। We must make every effort to protect the autonomy of our universities and to foster the right of our students to express ideas that powerful interests may not always agree with. पूर्व प्रधानमंत्री ने सतत विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों के सही इस्तेमाल पर भी जोर दिया। We must ensure that our environmental resources, land, water and air are appropriately managed to make our development truly sustainable. इस मौके पर मनमोहन सिंह ने बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के लिए नई नीति बनाने की भी वकालत की। प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय में इस मौके पर कई जानी मानी हस्तियां मौजूद थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय बजट पेश करने की तारीख आगे बढ़ाने से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई आज 23 जनवरी तक के लिए टाल दी। मुख्य न्यायाधीश जीएस खेर की बेंच ने याचिका के समर्थन में कानूनी प्रावधानों और अन्य दस्तावेज पेश करने के लिए कहा था। आज कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से दाखिल अतिरिक्त हलफनामे का वो अवलोकन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए केंद्रीय बजट पेश करने की तारीख 1 फरवरी से आगे बढ़ाई जाए। साथ ही याचिका में बजट में मतदाताओं को लुभाने के लिए किसी भी तरह की योजना, कार्यक्रम और वित्तीय प्रावधान की घोषणा करने से रोकने की अपील की गई है। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने लोक समिति को बताया है कि नोटबंदी का अर्थव्यवस्था पर कुछ समय के लिए असर रहेगा। समिति के सामने पेश हुए आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि बैंकों में जमा हुए काले धन की जांच चल रही है। साथ ही बैंकों और पेमेंट गेटवे कंपनियों से ट्रांजैक्शन चार्ज घटाने पर भी बातचीत हो रही है। पीएससी 10 फरवरी को आरबीआई के जवाबों पर विचार करेगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल शुक्रवार को लोक लेखा समिति के सामने पेश हुए। उन्होंने नोटबंदी के फैसले के बारे में समिति के सवालों का जवाब दिया। सूत्रों के मुताबिक आरबीआई गवर्नर ने कांग्रेस सांसद केवी थॉमस की अध्यक्षता वाली समिति को बताया कि नोटबंदी के चलते मुश्किलें जल्द खत्म हो जाएंगी और हालात जल्द ही सामान्य हो जाएंगे। शहरी क्षेत्रों की स्थिति करीब करीब सामान्य हो चुकी है और ग्रामीण इलाकों में नकदी की परेशानी दूर करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। बैंकों में जमा हुए काले धन के सवाल पर उर्जित पटेल ने कहा कि आयकर विभाग और केंद्रीय जांच एजेंसियां इस मामले की निगरानी कर रही हैं। खबर है कि नोटबंदी का अर्थव्यवस्था पर असर के सवाल पर आरबीआई गवर्नर ने कहा कि इसका जीडीपी पर अल्पकालिक असर पड़ेगा, लेकिन आने वाले समय में इसका फायदा मिलेगा।
साथ ही उन्होंने समिति को बताया कि बैंकों और फाइनेंस सर्विस प्रोवाइडर से लेन देन में ट्रांजैक्शन चार्ज घटाने की भी बात चल रही है। इससे पहले आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल बुधवार को वित्त मामलों की संसदीय स्थायी समिति के सामने पेश हुए थे और नोटबंदी से जुड़े सवालों के जवाब दिए। इसमें आरबीआई गवर्नर ने बताया था कि नोटबंदी को लेकर पिछले साल के शुरू से ही सरकार और आरबीआई के बीच विचार विमर्श शुरू हो गया था। उर्जित पटेल से नोटबंदी के बाद कितनी नकदी जमा हुई और कितनी जारी हुई समेत कई सवाल किए गए थे। समिति पुराने नोटों के आंकड़ों पर आरबीआई गवर्नर के जवाब से संतुष्ट नहीं दिखी थी। मोहम्मद फाते टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अब अगर आपको सस्ता खाना खाना है तो दिल्ली में फिलहाल एक ही जगह मिलेगा और वो भी है लोक नारायण जयप्रकाश हॉस्पिटल में। दिल्ली सरकार की ओर से शुरू की गई आम आदमी कैंटीन 10 रुपए में लोगों को भरपूर खाना देने का दावा कर रही है। बंद दरवाजे के बाहर भीड़ इंतजार में है कि कब दरवाजा खुले और वो 10 रुपए की थाली का मजा ले सके। दिल्ली सरकार की ओर से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई आम आदमी कैंटीन में फिलहाल दोपहर का ही भोजन उपलब्ध है। खाने का सही है जी, अभी तक तो सही है, आगे मिलावट कर दे उसकी कुछ कह नहीं सकते। सेल के ऊपर बात है जी, जैसे इनकी सेल हो गई वैसे ये काम करेंगे। अभी तक तो सही है, मगर ये खाने में थोड़ा सा मीठा जरूर होता तो बढ़िया हो जाता, क्योंकि इन्हीं का स्टाफ खाएगा जी खाना, हम तो बहुत कम आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 10 रुपए में और क्या लेंगे आप, बहुत बढ़िया। जो पेशेंट आते हैं उनके जो अटेंडेंट नर्स सब हैं, इमरजेंसी में आते हैं, घर से कुछ भी नहीं लाते एकदम से, उनके लिए बहुत अच्छा है। आम जनता थाली में और चीजों की उम्मीद कर रही है। कैंटीन की जिम्मेदारी फिलहाल अस्पताल प्रशासन के पास है। सबको सोचते हुए हमने ये वाला लंच कॉम्बो जो लंच है वो स्टार्ट किया है। तो इसमें हम लोग चावल दे रहे हैं, 2 रोटी दे रहे हैं, 1 कटोरी सब्जी दे रहे हैं और 1 कटोरी दाल दे रहे हैं। दाल की जगह या छोले या कढ़ी ऐसी चीज़ हम मतलब मेन्यू चेंज करते रहते हैं। कैंटीन में करीब 2000 लोगों को हर दिन खाना मुहैया होगा। इससे दिल्ली सरकार पर प्रति माह 4 से 5 लाख रुपए खर्च आएगा। हॉस्पिटल के अंदर वही सब्सिडी देखना ना, कितना पैसा खर्चा होता है, कितना उसको सब्सिडी चाहिए, क्या चाहिए, और उसको हम करेंगे, बड़े स्केल पे करेंगे पूरी दिल्ली के अंदर। देखिएगा, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो ये कैंटीन वाला प्रपोजल है ये हेल्थ से रिलेटेड है। हम लोगों के ऊपर 4000 करोड़ 5000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, सिर्फ हेल्थ केयर के ऊपर दिल्ली सरकार खर्च करती है। अगर 150 करोड़ रुपए खाने पे खर्च करते तो बहुत सारे बीमार लोग अस्पताल में नहीं पहुँचे। इससे पहले शीला दीक्षित सरकार ने गरीबों को सस्ता खाना देने के लिए जन आहार योजना शुरू की थी। आम आदमी पार्टी सरकार ने इस योजना को बंद कर पहले से सस्ता खाना देने के लिए आम आदमी कैंटीन की शुरुआत की है। आम आदमी कैंटीन का आज पहला दिन था तो सरकार के लिए चुनौतियां भी कई सामने खड़ी हो रही हैं। वो ये कि इतने सस्ते दाम को बरकरार रखना, साथ ही उसका स्वाद और उसके स्वाद को वक्त पर जनता तक पहुंचाना। कैमरा पर्सन चेतन शर्मा के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। डोनाल्ड ट्रंप आज 45वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। व्हाइट हाउस में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में हजारों लोगों को शरीक होने की उम्मीद है। भारतीय समय के मुताबिक वो रात 10:30 बजे शपथ लेंगे। इस दौरान उनके भाषण पर दुनिया भर की निगाहें होंगी। नई पारी की शुरुआत करने डोनाल्ड ट्रंप वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती देश के नवनिर्माण की होगी। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहे डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को एकजुट रखने का वादा किया। We all got tired of seeing what was happening, and we wanted change, but we wanted real change. And I look so forward to tomorrow. We're going to see something that is going to be so amazing. So many people have poured into Washington, D.C. वॉशिंगटन में ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गईं। बावजूद इसके बड़ी तादाद में ट्रंप का विरोध करने वाले लोग भी सड़कों पर उतरे। It's a dangerous combination, a narcissist and a public official, because it all is about what's in it for me, me. And when they think like that, that's when they break the law, and that's when he'll go down. ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल पर दुनिया भर की निगाहें हैं। भारत में अमेरिकी राजदूत राहुल रिचर्ड वर्मा के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद भी दोनों देशों के रिश्ते मजबूत बने रहेंगे। वहीं जर्मनी में ट्रंप के कार्यकाल को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इधर रूस ने अमेरिका के नए राष्ट्रपति के साथ रचनात्मक बातचीत पर जोर दिया है। И, конечно, мы обратили внимание на предвыборные заявления Дональда Трампа, в том числе о готовности и решимости к совместной борьбе с ИГИЛ. Россия, об этом неоднократно говорил президент Путин. इससे पहले व्हाइट हाउस में आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बराक ओबामा ने ट्रंप को नई चुनौतियों से अवगत कराया।
ओबामा ने डोनाल्ड ट्रंप को रूस पर लगे प्रतिबंध नहीं हटाने, दक्षिण चीन सागर मामले के शांतिपूर्ण समाधान और इजराइल फिलिस्तीन के बीच शांति स्थापना को लेकर भी सलाह दी। ओबामा ने ईरान के साथ हुए परमाणु करार को जारी रखने की भी बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आरएसएस ने आरक्षण पर एक बड़ा बयान दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख मनमोहन वैद्य ने आरक्षण पर पुनर्विचार की बात कही है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में वैद्य ने कहा कि आरक्षण की जगह एक ऐसी व्यवस्था लाने की जरूरत है जिसमें सबको समान अवसर और शिक्षा मिले। किसी भी राष्ट्र में हमेशा के लिए ऐसा आरक्षण का प्रावधान रहना ये अच्छा नहीं है। जल्द से जल्द इसकी आवश्यकता निरस्त होकर सबको समान अवसर देने का समय आना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा है। और इसलिए वो आरक्षण की सिवाय बाकी अन्य आरक्षण के बदले में सबको अवसर अधिक दिए जाए, शिक्षा अधिक दी जाए, इस प्रकार प्रयत्न करना चाहिए। इसके आगे आरक्षण देना थोड़ा अलगाववाद बढ़ाने वाली बात है, ऐसा लगता है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।